वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट केमिस्ट्री फुल टेस्ट 7 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो जो जनरल फार्मूला होता है, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसमें 3 न्यूट्रल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO। ठीक है ना, और वाटर को भी कंसीडर कर सकते हो 4। इसके अलावा जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं और बाकी एसिडिक होते हैं। और जो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा, और अगर इंटरमीडिएट है तो वो एम्फोट्रिक होते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के लिए जनरली नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक और मेटल का ऑक्साइड बेसिक। और कुछ एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी बनाते हैं मेटल, जिसको याद रखने के लिए हमने बताया था इस तरह से, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी गए। ठीक है, तो ये एम्फोट्रिक मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक जनरली ही होता है और हमारे पास भी इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, जब हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है। पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो, कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, तो कार्बन के राइट में सल्फर आएगा। देखो, कार्बन बोरोन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो बहुत आगे है सल्फ़र, थोड़ा नीचे है लेकिन आगे बहुत ज़्यादा है, तो सल्फ़र की नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी, तो सल्फ़र के ऑक्साइड एसिडिक और कार्बन के ऑक्साइड जो है कम एसिडिक होंगे। अब अगर सेम एटम हो, सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो एसिडिक कैरेक्टर, एसी लिख देता हूँ, इंक्रीज करेगा। तो अब इसमें देखो, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, इसमें 4 है, तो SO3 ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इसमें SO2 को बताया है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। अब देखो, यहाँ पे ग्रुप में ऊपर सोडियम है, फिर पोटासियम, फिर सीजियम, मेटल है ये सारे, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ऊपर से नीचे आने में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर घटेगा, तो ये गलत हो गया हमारा। कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, तो बोरन के ऑक्साइड सबसे कम, ठीक है, क्योंकि बोरोन सबसे पहले, उससे ज़्यादा कार्बन, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए, तो ये नाइट्रोजन से ज़्यादा कार्बन दे दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्थ करेक्ट होगा। तो बोरोन का सबसे कम, बोरोन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा सल्फर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के तरह दोनों कौन काम करेगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है। तो ब्रोंस्टेड एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H+ दे सकता है, H+ देगा और कोई एनायन बनाएगा, उस एनायन को कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, और ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, जो H+ एक्सेप्ट करेगा और कैटायन बनाएगा, और उस कैटायन को कंजुगेट एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो अब ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों का मतलब क्या है, H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है, तो होगा नहीं। HCO3-, ये देखो, HCO3- अगर H+ दे देगा तो कार्बोनेट बनाएगा, मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड एसिड। जो H+ देगा वो ब्रोंस्टेड एसिड, HCO3- H+ देगा। अब HCO3- H+ ले भी सकता है, अगर ये H+ लेगा तो H2CO3 बनाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोंस्टेड बेस। तो HCO3- ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा। स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। एकदम सही बात है, बोरोन हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि बोरोन नॉन मेटल है और इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो लूज करना आसान नहीं होता है, और इसका साइज़ छोटा है, जिसके कारण इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और 5 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर पाएगा, तो ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा शेयर करके। B3+, स्मॉल साइज ऑफ बोरोन B3+ फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एकदम सही बोल रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा।
54 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, करेक्टली मैच कौन है? क्लोरीन ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे क्लोरीन देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और क्लोरीन का मैक्सिमम इस साइड लिख रहा हूँ मैं, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इस साइड लिख रहा हूँ। क्लोरीन का मैक्सिमम, किसी भी एटम का मैक्सिमम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है +7, मिनिमम 7 - 8 -1। तो 0 से +7 भी जा सकता है, -1 भी आ सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन होने का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों होगा। ये ओनली लिखा है तो इनकरेक्ट है। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो मैक्सिमम +5, मिनिमम 5 - 8 -3। तो ये भी ऑक्सीडेशन हो सकता है 3 से 5 में, और 3 से -3 में रिडक्शन हो सकता है, इसीलिए रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों होगा, तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। HNO3 में नाइट्रोजन का +5 है, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5, मिनिमम -3। तो 5 से 5 ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ओनली रिडक्शन, मतलब ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें बोथ लिखा है, ये भी इनकरेक्ट। फिर तो यही एक बच गया, चेक करते हैं। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इसका मैक्सिमम +6 होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, और मिनिमम 6 - 8 -2। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो रिडक्शन के कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन के कारण रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों होगा ये, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विथ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr3 + आयन इज। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, एटॉमिक नंबर 24 है, तो 3d5 4s1। ये एक्सेप्शनल होता है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहला S से निकलेगा 1, और 2 निकलेगा D से, तो 3d3। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n की वैल्यू 3 है, तो √3 × 3+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो 3 + 2 5 × 3 15, √15 बोर मैग्नेट्रॉन आंसर आएगा। अब 15 का रूट जो है 3.87 होता है, इसलिए 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन इसका आंसर आएगा। 56 बॉन्ड प्रेजेंट इन बोराजोल। बोराजोल मतलब इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन फॉर्मूला होता है B3N3H6, और इसका स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसा होता है। इसमें बोरोन और नाइट्रोजन अल्टरनेट अरेंज्ड होते हैं, बोरोन और नाइट्रोजन अल्टरनेट अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 6 हाइड्रोजन, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होगा, जैसा कि बेंजीन में होता है, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन एटम। और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बोरोन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अब देखो जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिग्मा होगा, तो 3 सिग्मा ये हो गया। डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 6 सिग्मा 6 पाई इधर हो गया। और देखो ये सिंगल है, तो सिग्मा 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 6 सिग्मा इधर हो गया, तो 6 + 6 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE हमें पूछा गया है। COF3H2O होल 6 COF3H2O होल 3। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कोबाल्ट का। X फ्लोरीन का -1 होता है, वाटर का 0 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0, तो x - 3 0 हो गया, तो x की वैल्यू +3। कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 27 है, तो 3d7 4s2। अब देखो हमारे पास कोबाल्ट पे चार्ज +3 है, तो 2 s से निकलेगा, 1 d से, 3d6। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 6 लिगेंड है इसके पास, तो ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे आता है और Eg ऊपर जाता है, और लिगेंड जो है वाटर एंड फ्लोराइड दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G 3 + 1 4 और Eg
2। अब इसका जो CFSE निकालते हैं, CFSE का फॉर्मूला होता है T2G में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इनटू नीचे वाले के लिए निगेटिव, ये 2/5, 2/5 को 0.4, ठीक है, प्लस EG में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, EG में इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू ऊपर है तो प्लस होगा 3/5 0.6 डेल्टा O, ठीक है। तो क्या हो गया -1.6 प्लस 1.2 डेल्टा O, तो ये कितना हो गया -0.4 डेल्टा O। तो -0.4 डेल्टा O थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग PP बॉन्ड इन P4। तो P4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रली इस तरह से जुड़ते हैं, ये 4 फॉस्फोरस आपस में इस तरह से जुड़ेंगे, 3 बॉन्ड बनाता है ये आपस में, फिर ये दोनों फॉस्फोरस आपस में, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाए तो एक एक लोन पेयर सबके पास बचेगा। तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड एक लोन पेयर बना रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो sp3 है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक s ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल 4 है, इंटू 100%, तो कितना हो गया 1/4 इंटू 100 25%, 25% थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, द कलर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ फेरस क्रोमेट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड फ्री एक्सेस ऑफ एयर। बच्चे ये फिर फेरस क्रोमाइट होगा, जो कि क्रोमाइट ओर होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन में, ठीक है ना। क्रोमाइट ओर का, क्रोमाइट ओर का जो फॉर्मूला है ये होता है हमारे पास FeCr2O4, ये होता है फेरस क्रोमाइट। फेरस क्रोमेट लेते हैं तो क्रोमेट जो है ना बच्चे, क्रोमेट ये होता है CrO4 2-, एक होता है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2-, एक होता है क्रोमाइट जो यहाँ पे होना चाहिए और यही होगा, क्रोमेट से क्रोमेट फिर नहीं पूछेगा आपको, ये बनाएगा Cr2O4 2-। तो ये फेरस क्रोमाइट है विथ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, इसके साथ अगर इसका रिएक्शन करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्रोमेट में, Na2CrO4 फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो क्रोमेट बना सोडियम का, इसी का कलर येलो होता है, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट बनेगा जो कि ऑप्शन सेकंड में है और जिसका कलर येलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन मतलब 2 CH2, देखो डायमाइन 2 नाइट्रोजन लगा हुआ है, एसिटिक एसिड 1 2 3 4 सी, क्योंकि ये कार्बन जुड़ेगा ना इससे CH2COH, तो ये भी ठीक हो सकता है। इथिलीन 2 एमाइन, ये तो फॉर्मिक एसिड हो गया। इथिलीन डायमाइन 4 एसिटिक एसिड, मतलब 1 और 3 इसका दोनों हो सकता है। तो अगर मोर एप्रोप्रिएट बोलना होगा तो थर्ड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है कार्बन से जुड़ेगा CH2 वाले से। वैसे करेक्ट 1 और 3 दोनों है, मोर एप्रोप्रिएट जो है अरेंज करके थर्ड लिखा गया है, तो मोर एप्रोप्रिएट थर्ड लगाएंगे, अदरवाइज फर्स्ट भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। लिस्ट 1 में हमारे पास दिया हुआ है मॉलिकुलर फार्मूला और लिस्ट 2 में दिया है नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो फर्स्ट है C3H9N, तो इसका अनसेचुरेशन फैक्टर देखो 0 आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2C प्लस 2 प्लस N, नाइट्रोजन 1 है, प्लस P नहीं है, -H -X/2, ठीक है। तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 -9 0/2 0, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो क्या बन सकता है CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन का चेन NH2, एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है। अब ये फर्स्ट पे NH2 लगा है, हम सेकेंड पे भी लगा सकते हैं, CH NH2 इधर CH3। अब इसको N के साथ सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं, 2 रख दें मिथाइल, 2 कार्बन इधर रख दें, एक मिथाइल को N के साथ सब्सटीट्यूट कर दें। अब N के साथ एक और सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, N है, दोनों मिथाइल N के साथ सब्सटीट्यूशन, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे इसके स्ट्रक्चर 1 2 3 4। तो इसका 4 हमारा थर्ड ऑप्शन में है, तो A का थर्ड, तो देखो A का थर्ड एक ही ऑप्शन है, यहीं से हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली हम लोग बाकी को भी चेक कर सकते हैं,
ठीक है। अब नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बच्चे ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा कंपाउंड देगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा कंपाउंड होता है, जिसमें कायरल सेंटर हो और कोई सिमेट्री नहीं हो। तो फर्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन है CH3 CH2 CH2Br। इसमें देखो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। कायरल सेंटर वो एटम होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और 4 डिफरेंट ग्रुप हो, किसी के साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन का चेन होगा, सेकंड पे ब्रोमीन आएगा CH3। इसमें देखो ये कायरल सेंटर हो गया कार्बन, क्योंकि इसके साथ एक मिथाइल है, एक ब्रोमीन है, एक इथाइल है और एक हाइड्रोजन है। 4 डिफरेंट ग्रुप है और कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा साइक्लोहेक्सीन है, इसकी ओजोनलाइसिस करके X बनाया, फिर इसमें बेस डाला है। तो बच्चे ओजोनलाइसिस करके जो प्रोडक्ट X बनता है ये क्या होगा। X के लिए हमने बताया था जब भी ओजोनलाइसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड, जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको हटा देते हैं और वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है इसको हटा के हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन होगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, ये कार्बन है। अब देखो दोनों में अल्फ़ा कार्बन है, तो जैसे ही बेस डालेंगे इसमें क्या होगा बच्चे, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ये भी अटैक कर सकता है इस पर और ये भी अटैक कर सकता है इस पर। तो किसी को करा सकते हैं, मान लो हम इसको इस पर अटैक कर दिए तो क्या होगा, जहाँ पे अटैक करता है वो OH बन जाता है और ये बचा हुआ रहेगा। कार्बन अब रिंग में हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो अब 5 कार्बन का रिंग बन जाएगा एल्डोल के बाद। ये कब होगा, जब इसमें बेस डालेंगे OH-, क्योंकि OH- यहाँ से H+ निकालेगा वाटर और यहाँ पे एनायन बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस पर अटैक करेगा। ये 6 नहीं 5 कार्बन का चेन बनेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 5 कार्बन का चेन नहीं सॉरी रिंग बनेगा, 5 का रिंग बनेगा और ये वाला एल्डिहाइड हमारा बचा हुआ रह जाएगा। मैं शॉर्ट में CHO लिख देता हूँ और इसके साथ जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा, O-H+ लेके OH बनाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, एरो लगा दिया था पहले, OH- के प्रेजेंस में। अब अगर इसे हीट करें तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल के वाटर बनाएगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ CHO। 4th ऑप्शन है, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा जेल्डाल्स मेथड का है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का क्वेश्चन है। 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास दिया है, वाज डाइजेस्टेड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल्स मेथड एंड अमोनिया इवॉल्व, जो अमोनिया निकल रहा है जेल्डाल मेथड में, वाज एब्जॉर्ब्ड इन 60 ml m/10, मतलब 1/10 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। द एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसमें ज़्यादा डाल दिए थे, अब जो बच गया रिक्वायर्ड 20 ml 1/10, m/10 का मतलब 1/10 मोलर NaOH सॉल्यूशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो परसेंटेज ऑफ अमोनिया पूछा है। तो बच्चे अमोनिया और NaOH दोनों मिलके सल्फ्यूरिक एसिड को टाइट्रेट कर रहा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं अमोनिया का, तो मास भी निकल जाएगा। तो अमोनिया ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, NaOH को इधर कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी दिया है 1/10, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू N फैक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड का N फैक्टर 2 है, वॉल्यूम 60 ml है तो लीटर में 60/1000 हो जाएगा, माइनस NaOH की मोलरिटी 1/10 है, N फैक्टर 1 होगा, वॉल्यूम 20 है बाय 1000, ये इसकी ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, इस 0 को भी कैंसिल कर देते हैं, 6 2 12 बाय 1000 माइनस ये हो जाएगा 2/1000, तो 1000 LCM 12 - 2 10/1000, ठीक है। 1 0 कैंसिल कर दो, 1/100 हो गया ग्राम इक्विवेलेंट,
ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो मास ऑफ अमोनिया भी निकाल सकते हैं। मास कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट 100, अमोनिया का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास 17 है, एन फैक्टर 1, 17/1, तो ये ग्राम निकल जाएगा मास ऑफ अमोनिया। तो 1/100 इंटू 17 ग्राम मास निकल गया अमोनिया का। अब जब मास निकल जाएगा तो बच्चे 1 NH3 में 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो 1 NH3 का मास 17 ग्राम, 17 ग्राम में एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, तो 17 ग्राम में 14 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 14/17 ग्राम। तो हमारे पास 1 कितना है? 1/100 इंटू 17, तो 17/100 कर लेते हैं। ग्राम में कितना होगा? 14/17 इंटू 17/100 ग्राम। 17 कैंसिल, तो 14/100 ग्राम मतलब 0.14 ग्राम हो गया नाइट्रोजन के मास। अब परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास 0.14 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.4 ग्राम है इंटू 100%, तो 0.14 इंटू 100 14/1.4, तो ये हो गया 10%। तो ये 10% आंसर हो जाएगा थर्ड, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 65। इसमें व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपीन विथ HBr। 2 मिथाइल प्रोपीन क्या होगा? प्रोपीन है तो 3 कार्बन का चेन होगा, डबल बॉन्ड, सेकेंड पे मिथाइल होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 1 4 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब इसमें HBr ऐड करेंगे। अब इसमें परऑक्साइड नहीं बोला है, तो परऑक्साइड नहीं बोला मतलब इसमें मार्कोनिकोव एडिशन होगा। यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे H, तो CH3, C पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे H आ जाएगा CH3, यहाँ से पहले से मिथाइल है, तो अब नेम क्या हो जाएगा इसका? 3 का चेन हो गया, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हमारा ऑप्शन 4 है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में क्या बोला जा रहा है? एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ लुकैस रिएजेंट। लुकैस रिएजेंट से इसका रिएक्शन करा रहे हैं टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, लुकैस रिएजेंट जब डालते हैं प्राइमरी अल्कोहल में तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता है, सेकेंडरी टर्बिडिटी देता है 5 मिनट में, और टर्सरी इमीडिएट रिएक्शन करके टर्बिडिटी देता है। विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। तो अभी हमने बताया कौन सबसे फास्ट देगा? टर्सरी। तो टर्सरी वाला 2 ऑप्शन है, SN1 और SN2। तो टर्सरी अब SN1 देगा कि SN2? टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये SN1 रिएक्शन देगा। तो 66 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 67 एसीटोन एंड प्रोपेनल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। एसीटोन क्या है? ये कीटोन है, और ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा, सारे एल्डिहाइड के साथ देता है, कीटोन के साथ नहीं देता है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ देता है। यहाँ पे हाइड्रोक्सी तो है नहीं, सिर्फ कीटोन है, तो कीटोन के साथ नहीं देगा सिल्वर मिरर टेस्ट, इसके साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। A क्या होगा, B क्या होगा? ठीक है, मतलब रीएजेंट हमें पूछा गया है, 68 में हमें रीएजेंट पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एसिटिक एसिड को अल्कोहल में कौन बनाता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला तो एक ही ऑप्शन है, थर्ड। इसमें LiAlH4 डालेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा AlH4, और इससे अल्केन बनाना है, तो अल्केन के लिए रेड फॉस्फोरस एंड HI, ये हमने बोला था सारे रिएजेंट का बाप होता है, किसी को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो, किसी को भी, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, किसी को भी कोरस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखो। इथाइल एमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इथाइल थैलिमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ। ये गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? क्या लिया है? इथाइल थैलिमाइड। थैलिमाइड लेते हैं एक, थैलिमाइड मतलब बेंजीन रिंग एक लेंगे, इधर CO यहाँ पे क्या लेंगे? इथाइल है, तो N के साथ ET। ठीक है, N इथाइल थैलिमाइड है, इसका किसके के साथ रिएक्शन करेंगे? इसकी गैब्रियल थैलिमाइड का लास्ट वाला पार्ट है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब इसमें वाटर डालना पड़ेगा, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे
तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। CO इसके साथ OH आ जाता है, इसके साथ OH आ जाता है, और जो इथाइल के साथ N है इसके साथ OH, इसके साथ H, OH H, इथाइल एमाइन बनाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 70, NaOH और Br2, ये जो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में एक कम कार्बन का जो है एमाइन बनता है, एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा NH2, एक कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन एमाइन बन जाएगा। अब इसमें ये हमारा A हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म और NaOH, कार्बाइलामाइन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका कार्बाइलामाइन रिएक्शन। तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन में क्या बन जाएगा, ये आइसोसाइनाइड बनेगा। तो जो NH2 है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर इसमें डाल दिया LiAlH4 और वाटर सेकेंड स्टेप में, मतलब ये क्या कर रहा है, इसका रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन करने से अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC है, सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से 5 का है ये, और ये NHCS3। तो देख लो ये वाला ऑप्शन है कहीं पे, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 में है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के तरह, ग्लाइकोजन से स्टोर रहता है, इसलिए ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। 72 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एमिनो एसिड। तो वेलाइन एसेंशियल एमिनो एसिड है, इसको याद रखने के लिए हमने बताया था VIP हॉल में TT, ये एसेंशियल एमिनो एसिड है। V फॉर वेलाइन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलेलानिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थायोफिन। इस तरह से हम लोग याद इसे करते हैं। तो वेलाइन फर्स्ट वाला ये जो है एसेंशियल एमिनो एसिड होगा। 73 में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम मीथेन इज अप्रॉक्सीमेटली। अब हमारे पास 1.6 ग्राम क्या है, मीथेन है। तो मोल निकाल लेते हैं मीथेन का पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास मीथेन का 16, तो ये 0.1 मोल आ गया। अब मीथेन का एटॉमिक नंबर, मीथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होगा, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 मोल इंटू 10, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 1 मोल। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो यही आ जाएगा। तो राउंड फिगर में लिखा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा, लास्ट में 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6 18 हो गया, 4s1। तो n की वैल्यू, अब लास्ट 19 की बात करना है, तो पहले लास्ट का देखते हैं। तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, m 0 और s प्लस हाफ, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन, लास्ट नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो l 0 है, 2s हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल है। n2 l1 मतलब 2p भी एग्जिस्ट कर रहा है। n3 l1 3p भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। n3 l2 को बोलते हैं d, 3d एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें लास्ट का नहीं पूछा था, कौन सा पॉसिबल नहीं है ये पूछा था, तो फोर्थ आएगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 75 में क्या बोला गया, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टार्ड विथ ए पेडल टू इंक्रीज टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इंसुलेटेड है, मतलब हीट ना तो एक्सचेंज होगा ना तो रिलीज होगा, तो Q की वैल्यू 0 आएगी। Q की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में है, यहीं से आंसर आ गया हमारा। अब देखो डेल्टा E और W में, डेल्टा E फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E Q प्लस W, Q 0 है तो 0 प्लस W हो जाएगा डेल्टा E W, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा, Q 0 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।